हाँ जी बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में एमलगमेशन चैप्टर में पहली एडजस्टमेंट समझी थी जिसका नाम था परचेज कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया था कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम उन सब में परचेज कंसिडरेशन की बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ नया सीखते हैं, और जब नया सीखेंगे उसमें पुराना ऑटोमेटिकली रिवाइज भी होगा। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा परचेज कंसिडरेशन के बारे में, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चैप्टर में हम नेक्स्ट चलेंगे ट्रीटमेंट फॉर ट्रांसफर कंपनी, वेंडर कंपनी। तो आज की क्लास में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ तैयार हैं? ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर हम तो तैयार हैं। तो आइए और मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। हमारा क्या टॉपिक था आज का? आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 वेंडर कंपनी के बारे में कोई भी बात नहीं करता। यानी कि वेंडर कंपनी का ट्रीटमेंट इतना सरल है कि एएस 14 कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत हो क्या सकती है। तो आप यहीं से समझ लें कि कितना आसान है। ये इतना आसान है कि इवन मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले पढ़ी थी तो वहां पर भी आपने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। जो कंपनी सेल होगी वो अपना बिजनेस वाइंड अप करती है, तो ये वाइंड अप वाले काम हमने करने हैं। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वेंडर कंपनी will close its books of accounts with the help of following accounts। इसका मतलब बेटे वेंडर कंपनी ने अपनी बुक्स क्लोज करनी है, और हम सभी को पता है कि डिसोल्यूशन में बुक्स को क्लोज करने का काम सबसे आसान था। मैंने कहा चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम ही मुझे बताओ कि पार्टनरशिप में जब आप बुक्स क्लोज करते थे तो आप कौन कौन से अकाउंट्स बनाते थे, या कौन कौन से अकाउंट्स की मदद से आप अपनी बुक्स को क्लोज करते थे। तो जैसा पार्टनरशिप में होता था लगभग वैसा ही काम इसमें होगा, थोड़े से चेंजेस होंगे। तो बच्चे कह रहे हैं सर सबसे पहले तो हमें यही याद आता है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, तो यहां भी हम एक अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ये किस काम आता था? इसकी मदद से हम टू क्लोज ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अकाउंट्स। याद आ रहा है? ठीक, याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो याद आता रहेगा, इसमें कोई बात ही नहीं सर। उसके बाद हम बनाते थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। वहां ए बी सी डी कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन कंपनी में तो दो ही पार्टनर होते हैं। एक का नाम इक्विटी शेयर होल्डर होता है, दूसरे का नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। तो हम एक तो अकाउंट बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और एक हम अकाउंट बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओहो, ये काम होगा। यस, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में इक्विटी कैपिटल जाएगी, प्लस ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व जाएंगे, माइनस ऑल काइंड्स ऑफ लॉसेस जाएंगी, और माइनस ऑल काइंड्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स जाएंगे। ये प्लस माइनस की भाषा आप समझ जाओगे। प्लस मतलब क्रेडिट है और माइनस मतलब डेबिट है।
सब तुम भी समझ जाओगे, जैसी रिदम में आओगे पता लग जाएगा हाँ क्या क्रेडिट होता है क्या डेबिट होता है। अच्छा सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल जाएगी, इनका कोई रिजर्व के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। नंबर 4, और सर हम वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बैंक अकाउंट बनाते थे, तो वो यहां भी बनेगा, लेकिन कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, कोई पक्का नहीं है। और कौन सा अकाउंट बनाएंगे? अच्छा, इसके साथ साथ अब हम लोग ये जो बनाते ही थे, अब हम साथ में क्या बनाया करेंगे, परचेजिंग कंपनी का एक अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमने इससे पैसे लेने हैं। याद आ रहा है? यस सर, पैसे लेने थे, उसी को बोलते थे परचेज कंसीडरेशन, इससे हमने लेना था। फिर ये हमें परचेज कंसीडरेशन देगा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये बदले में हमें इक्विटी शेयर्स देगा, परचेजिंग कंपनी अपने इक्विटी शेयर देगा, और परचेजिंग कंपनी हमें अपने प्रेफरेंस शेयर्स देगा। तो बेटे हमें मिनिमम ये वाले अकाउंट बनाने चाहिए, लेकिन इसमें हम अपना टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, एक तो ये वाला अकाउंट नहीं बनाते हैं और एक ये वाला अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो अपने एक आधे क्वेश्चन में मैं आपको बनाना सिखा दूंगा कि ये डबल एंट्री सिस्टम में ये बनने चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम भी छोड़ देते हैं, बुक भी छोड़ देती है, बट ये बनते हैं। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट तभी बनता है जब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हों, यानी जब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होंगे तो ये अकाउंट भी नहीं बनेगा। यानी रिलेशन बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर बनेगा, ये प्रेफरेंस कैपिटल होगी तो बनेगा, बैंक बनेगा, परचेजिंग कंपनी बनेगा, और ये दोनों कभी बनेंगे और कभी नहीं बनेंगे। और सारा का सारा प्रोसेस वही है जो हम पार्टनरशिप में करते थे। इसका मतलब सारे एसेट ट्रांसफर करो रिलेशन में, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करो, हम सारे काम करेंगे और आपको ना क्वेश्चन की हेल्प से ये सारी चीजें याद दिलाएंगे। सर कौन सा क्वेश्चन? मैंने कहा रुकिए ढूंढने दीजिए। सर बोलो कौन सा क्वेश्चन? अरे रुको तो सही सर, इलस्ट्रेशन नंबर 15। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 15 मेरी बुक में पेज नंबर है 11.65। मैंने तो फोकस मिला लिया, अब तुमने ढूंढा, कोई बात नहीं। देखिए क्या लिखा है, यहां लिखा है ऑन 31 मार्च 2015 बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड वाज एज फॉलोज। तो आपको कई सारे आइटम दी हुई हैं, शेयर कैपिटल दी हुई है, और कमाल की बात है सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दी हुई है। देखो प्रेफरेंस भी दी है, इक्विटी भी दी है, तो इसमें दोनों के दोनों अकाउंट बनेंगे। चलिए यही हमें चाहिए था। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक नई कंपनी बनाई जाएगी जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 32,50,000 इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब बेटे हमारे काम की बात यह है कि इसमें ना कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो परचेजिंग कंपनी के हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि वेंडर कंपनी के हैं। तो अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा सिर्फ और सिर्फ वेंडर कंपनी के पॉइंट्स की, इसलिए कुछ पॉइंट अभी हम ट्रीट करेंगे और कुछ पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में ट्रीट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 बता रहा है कि एक नई कंपनी बनेगी स्ट्रॉन्ग लिमिटेड जिसकी कैपिटल इतनी होगी, तो ये अभी मेरे काम का नहीं है। फिर लिखा है 1 इक्विटी शेयर ऑफ 5 पेड अप इन द न्यू कंपनी टू बी अलॉटेड फॉर ईच इक्विटी शेयर इन द ओल्ड कंपनी। ये मेरे काम का है, क्योंकि ये परचेज कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट को बता रहा है, ये मेरे काम का है। फिर 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 पेड अप इन द न्यू कंपनी टू बी अलॉटेड फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन द ओल्ड कंपनी, यानी कि प्रेफरेंस वालों को एक शेयर के बदले में 2 इक्विटी शेयर मिलेंगे ₹5 वाले, तो ये भी मेरे काम का है।
क्योंकि नेट पेमेंट मेथड कहता है कि दो ही लोगों की पेमेंट को अगर आप क्वेश्चन बता दे तो उसको जोड़ लेना, तो मुझे दोनों की पेमेंट बता दी। फिर लिखा है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी कैंसिल्ड। चलिए जी। फिर लिखा है डिबेंचर होल्डर्स टू रिसीव 30,000 इक्विटी शेयर्स इन द न्यू कंपनी क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। अब जो पुरानी कंपनी है वो अपने डिबेंचर्स पकड़ा देगी नई कंपनी को, वो कहेगी लो आप अपने साथ ले जाओ, जो करना हो वो करना, यानी अभी भी ये मेरे काम का नहीं है। क्रेडिटर्स टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, ठीक है। और रिमेनिंग अनइश्यूड शेयर्स टू बी टेकन अप एंड पेड फॉर इन फुल बाय द डायरेक्टर्स, तो नई कंपनी ने शेयर बेच दिए हैं, ये मेरे अभी काम का नहीं है। और नई कंपनी ने पुरानी कंपनी के एसेट लिए हैं एक्सेप्ट पेटेंट, ये मेरे काम की बात है। नई कंपनी ने टेक ओवर किए हैं पुरानी कंपनी के एसेट एक्सेप्ट पेटेंट, इसका मतलब पेटेंट वहीं छोड़ दिए, इसका मतलब पेटेंट पुरानी कंपनी बेचेगी, ठीक। फिर कहा है कि सब्जेक्ट टू राइट डाउन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इतना, स्टॉक इतना, और पेटेंट्स वर रियलाइज्ड बाय द वीक लिमिटेड फॉर 10,000, ये मेरे काम की बात थी। फिर लिखा है शो इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड, यही काम हम पढ़ने जा रहे हैं। वेंडर कंपनी की बुक्स में हम कौन कौन से खाते बनाएंगे। फिर लिखा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपनी, नई कंपनी का काम अगली बार करेंगे, ठीक। उसके बाद लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ वीक लिमिटेड केम टू 10,000 रुपए, ये मेरे काम की बात है कि रिलायंस का खर्चा कितना है 10,000 रुपए, यानी इस चैप्टर में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस करता जाएगा आपको समझाते जाएंगे कि इसका बहुत खासा रेलिवेंस है, बहुत इंपैक्ट है इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है सर। वैसे तो बेटे ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन अभी तक आपने कोई क्वेश्चंस बनाए नहीं है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे आपको करवाना होगा, ठीक है। आइए और मेरे साथ साथ हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। और हम ये कुछ स्पेस छोड़ देते हैं कि आपने कुछ बातें अगर लिखनी हो, मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा क्योंकि इन सब के बारे में मोस्टली बातें आप लोगों को सब पहले से ही पता हैं। बच्चे कह रहे हैं हर सर हमें कुछ भी नहीं पता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी सब पता लग जाएगा। हम कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर। एक तो अभी अभी आपने बताया कि रिलायंस का अकाउंट बनेगा, तो ज्यादा बड़ा अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं लग रही है। अच्छा जी। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद एक आप बनाना अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट, ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनता है। उसके बाद बनाना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में हो सकता है हमें कुछ और छोटे छोटे अकाउंट बनाने पड़े। ये मैंने कुछ कुछ बना लिए हैं। सर कौन सी इलस्ट्रेशन है, अब बेटे हो सकता है आपके पास कौन सी बुक है मुझे नहीं पता, तो मैं लिख देता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 11 जे आर मोंगा, मेरे पास बीकॉम ऑनर्स की बुक है और इसमें पेज नंबर है मेरे पास 11.65। कंपनी का नाम है वीक लिमिटेड, बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड। और जो कंपनी वेंडर कंपनी है वो अपने खातों को बंद करती है, इसके लिए वो अपने पास बनाती है रियलाइजेशन अकाउंट, वो अपने पास बनाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट, वो अपने पास बनाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट, और उसके बाद खाते जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे आपको बताएंगे, ठीक।
सबसे पहला काम तो होगा बेटे कि जो आपको बैलेंस शीट में आइटम दी हुई है ना, उनको उठा के ट्रांसफर करो। बस मुझे आप बताते हुए चलेंगे कि कौन सी आइटम को मैं कहां भेजूं, मतलब किसे किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये बताओ। गुडविल रियलाइजेशन, प्लांट मशीनरी रियलाइजेशन, फर्नीचर रियलाइजेशन, पेटेंट रियलाइजेशन, स्टॉक रियलाइजेशन, डेटर रियलाइजेशन, बैंक भी रियलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब भी नई कंपनी पुरानी कंपनी को खरीदती है तो सारे एसेट उसके हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहां बच्चों को लगता है कि सर बैंक तो पार्टनरशिप में क्या पार्टनर्स के पास ही रहता था। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर जो भी बैंक होगा, जो भी एसेट होगा, वो सब परचेजिंग कंपनी का हो जाएगा। हाँ, जब क्वेश्चन कहेगा कि ये नहीं होगा तो आपको पता लग जाएगा, वैसे तो सीधा सीधा ये परचेजिंग कंपनी का हो जाएगा, सारे एसेट परचेजिंग कंपनी के पास। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। डिस्काउंट ये नुकसान है इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। नेगेटिव सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। ये पूरी एसेट साइड ट्रांसफर करनी है। पहले तो हम ये ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए, समझ में आया? तो यहां पर हमने लिखना शुरू किया टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में गुडविल, गुडविल है 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख। इसमें कोई ना टेक्निकल बातें नहीं है, इसलिए मैं फटाफट लिखता हुआ जाऊंगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 2 लाख। पेटेंट्स, सर पेटेंट तो परचेजिंग कंपनी ने लिए नहीं थे, तो इससे क्या मतलब, लिए हो ना लिए हो, बेचने तो है ही ना, इसलिए यहां तो आएगा ही आएगा। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में आएगा 4,90,000, 4,90,000। डेटर्स 255। बैंक, मैंने आपको बताया था बेटे, बैंक का बैलेंस भी कहां आएगा, बैंक का बैलेंस भी यहां पर आएगा 5,000। हाँ, इससे जुड़ी हुई बातें हम आपको बताते भी रहेंगे कि इसमें कुछ खास बातें भी आएंगी। उसके बाद में नीचे दिया हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी नुकसान है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा। और सरप्लस का जो नेगेटिव बैलेंस चला हुआ आ रहा है, ये भी लॉस है, इसलिए ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा। ठीक। अब लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखा है प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट है और मैंने लिखना है प्रेफरेंस कैपिटल, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मत लिखना, यहां लिखना बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट है, इसीलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन मत लिखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना 15 लाख। फिर दिया 10% डिबेंचर्स, तो यहां पर आएगा बाय 10% डिबेंचर्स 3 लाख।
और डिबेंचर्स के बाद हमारे पास है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी आएंगे बाय क्रेडिटर्स 2 लाख, सॉरी। इसके बाद हमारी बैलेंस शीट में एक आइटम दी हुई है प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स फॉर 3 इयर्स। ये इसका कोई अमाउंट यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा। दिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी ना बैलेंस शीट के नीचे दी होती है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर बैलेंस शीट के अंदर दी हुई हो तो उसका अमाउंट ना टोटल में नहीं डाला जाता, यानी ये हमारी ना रिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं है। तो जब भी हम रिलेशन बनाते हैं तो जो रिकॉर्डेड एसेट्स और रिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती हैं उसको यहां पर हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब उसका अभी हमें कुछ भी नहीं करना। तो ये हुआ 4 लाख जमा 7 लाख जमा 3,50,000 प्लस 4,90,000 प्लस 2,60,000। ये मेरे हिसाब से टोटल आया 22 लाख रुपए का। इन सब का टोटल आया 22 लाख, 22 लाख। अब क्या करेंगे? अब बेटे अब हम सबसे पहले तो निकालेंगे परचेज कंसीडरेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। कौन सा मेथड लगेगा? नेट पेमेंट मेथड लगेगा। सर क्या नेट एसेट मेथड नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि मेरा प्रेफरेबल मेथड कौन सा है? नेट पेमेंट मेथड। और नेट पेमेंट मेथड कहता है कि आपने ढूंढना है पेमेंट कितनी दी गई, किसको? 2 ही लोगों की पेमेंट ढूंढनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। कैसे दी गई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट दी गई इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। कैसे दी गई? उन्हें कहा गया हम आपको 2 इक्विटी शेयर देंगे एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में। तो इनके पास कितने शेयर थे? 50,000 प्रेफरेंस शेयर थे। इन्हें कहा हम आपको एक के बदले में 2 शेयर देंगे, और हमारा जो शेयर होगा वो 5 रुपए पेडअप के हिसाब से आपको मिलेगा। तो 50,000 इंटू 2 इंटू 5, 5 लाख। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने 5 लाख रुपए दिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स ही मिले। कितने मिले? तो एक इक्विटी शेयर मिला फॉर ईच इक्विटी शेयर, यानी कि एक के बदले में एक ही शेयर मिला, 1/1, और ये 5 रुपए का मिला। तो ये हो गए हमारे कितने? 7.5 लाख। हालांकि क्वेश्चन में डिबेंचर्स की पेमेंट है, लेकिन वो मेरे किसी काम की नहीं है। ये मैंने परचेज कंसीडरेशन निकाल दिया। यानी परचेजिंग कंपनी मुझे ये देगी 12,50,000 रुपए। ठीक है, तो अब आपने समझना है कि मैं पहली एंट्री क्या डालने वाला हूं। सबसे पहली एंट्री में मैं यहां लिखूंगा बाय स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। इसे बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन, 12,50,000 रुपए। ठीक है, मुझे इन एसेट्स के बदले में स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने वायदा किया कि हम आपको 12.5 लाख रुपए देंगे। तो अब मैं अपने पास नीचे अपने एक अकाउंट खोल लूंगा, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, और यहां लिख दूंगा टू रियलाइजेशन 12,50,000। ठीक, अब आइए जी, इसके बदले में
गुडविल भी उसकी हो गई, प्लांट मशीनरी भी उसका हो गया, फर्नीचर भी उसका हो गया, पेटेंट नहीं हुआ, स्टॉक उसका हो गया, डेटर उसका हो गया, बैंक उसको दे दिया। ये बात बार बार बता रहा हूं कि बैंक भी उसी का हो गया, और ये लाइबिलिटी भी वो ले गया, ये भी वो ले गया, यानी इन सब का ट्रीटमेंट हो गया। इनके बदले में उसने मुझे ये दे दिए। अब ये सब चीजें परचेजिंग कंपनी की हो गई, एक्सेप्ट क्या? पेटेंट। क्वेश्चन में कहा था कि पेटेंट बिक गए 10,000 रुपए के, ठीक है ना? तो पॉइंट नंबर 9 कह रहा था कि पेटेंट कंपनी ने बेच दिए 10,000 रुपए के। तो यहां लिखेंगे पेटेंट्स, ये 10,000 रुपए के सेल हुए। अब मैं बैंक अकाउंट खोलूंगा। ये बैंक तो कंपनी ले गई थी, इसकी वजह से मेरे पास एक अकाउंट खुलेगा, बैंक का अकाउंट। तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक का अकाउंट ओपन किया और मैंने यहां लिखा टू रियलाइजेशन, अमाउंट डाला यहां पर 10,000। ठीक। उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने 12.5 लाख रुपए कैसे दिए? इसने हमें इक्विटी शेयर्स दे दिए स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के 12,50,000 रुपए के। ये अकाउंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब जगह कम है तो मैं नीचे ही एक और अकाउंट बना रहा हूं। इसका नाम रखा मैंने इक्विटी शेयर्स इन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। डबल एंट्री पूरी करके आपको दिखा रहा हूं कि जो 12.5 लाख के शेयर दिए स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने, वो यहां आ गए कि मुझे स्ट्रॉन्ग लिमिटेड से शेयर मिले 12,50,000 रुपए के। सब कुछ हो गया। क्वेश्चन कह रहा था रियलाइजेशन के खर्चे और थे 10,000 रुपए, तो उसकी एंट्री करनी बाकी है। तो यहां लिखूंगा टू बैंक रियलाइजेशन के खर्चे हुए हैं 10,000 रुपए, एक बार यहां और एक बार बैंक की क्रेडिट साइड में, एक बार यहां बाय रियलाइजेशन 10,000। ये मेरा अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब क्या करना है? अब बेटे मेरे पास दो तरह के शेयर होल्डर हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो आपको पहले प्रेफरेंस की पेमेंट देनी है। तो यानी ये जो 12.5 लाख रुपए मिले हैं, इसमें से प्रेफरेंस के कितने पैसे थे? 5 लाख। तो ये पहले प्रेफरेंस को दे दो। तो यहां लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 5 लाख, और बाकी के शेयर जो थे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए थे, उन्हें भी दे दो 7,50,000। ये भी हमारा कंप्लीट। क्रॉस क्रॉस लगा रहा हूं, आप मत लगाना, आप टोटल डालना। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैंने इक्विटी शेयर्स दे दिए इन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 5 लाख रुपए के, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैंने शेयर्स इन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड दे दिया 7,50,000 रुपए के। ठीक है। तो आपने नोट के अंदर ये लिखना है पॉइंट नंबर 1। पहले जब हम परचेज कंसीडरेशन को ड्यू करते हैं तो हमें एंट्री बनानी होती है परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट विद परचेज कंसीडरेशन। एक तो नई एंट्री ये वाली थी, हमने ये जो 12.5 लाख रुपए एंट्री बनाई थी, ये वाली एंट्री थी परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमने एक एक एसेट कैश में नहीं बेचा, सारा एक ही बार में कंपनी को दे दिया। एक तो ये नई बात थी। दूसरा, जब हमें परचेज कंसीडरेशन रिसीव हुआ तो अगर बैंक मिला होता, अभी तो मिला नहीं था, तो बैंक डेबिट करते। हमें शेयर्स मिले थे परचेजिंग कंपनी के टू परचेजिंग कंपनी,
ये काम हमने किया था, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप कि हमने इससे शेयर लिए थे, उसकी डबल एंट्री में हमने यहां डाला था। चलिए, अब मैंने आपको जो काम की बात नोट करानी है वो ये है, पॉइंट नंबर 3, कि फर्स्ट मेक पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पहली पेमेंट किसकी देनी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की देनी है। और एनी डिफरेंस लेफ्ट इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब यह कि पहले आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करनी है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट में अगर कोई भी अकाउंट में अंतर आ गया तो वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब बच्चे कह रहे हैं सर दिखाओ। मैंने कहा देखो, 5 लाख देने थे और 5 लाख ही मिले, तो इसमें डिफरेंस ही नहीं बचा। कितने कमाल की बात है। अगर आता डिफरेंस तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम रिलायंस में ट्रांसफर कर देते। इस बार मौका नहीं मिला तो अगली बार मौका मिलेगा हमें दिखाने का। ये वाली बात लीजिए, ये अकाउंट भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि मेरे बाकी सब काम हो चुके हैं, तो अब मैं अपने रिलेशन के अंदर फाइनल प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा, और यह काम मैं करूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट हो जाने के बाद, ठीक है ना। तो आइए, इस केस में हमारे को शायद नुकसान हुआ है, तो पहले मैं इसका टोटल करके देख लेता हूं। हाँ, ये कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, तो हमें नुकसान हुआ है। तो 22,10,000 रुपए, 22,10,000 रुपए, और 22,10,000 रुपए में से मैंने माइनस किया 5 लाख रुपए एक, 12,50,000 एक, और 10,000 का पेटेंट्स एक। तो भाई यहां पर लॉस आ रहा है, और ये लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा। लॉस ऑन रियलाइजेशन, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकली है। कहीं बच्चे को बाद में समझ ना आए तो हमने कहा ये लॉस आ गया, और ये लॉस यहां पर ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन लॉस 4,50,000। अब बेटे, अगर मेरी ये दोनों साइड का टोटल मैच कर गया तो इसका मतलब हमने सब कुछ ठीक किया है, क्योंकि मेरे और कोई खाता भी खुला हुआ नहीं है, सब खाते मेरे बंद हो चुके हैं। ये देखो, एक एक खाता बंद हो चुका है, तो ये लास्ट का खाता बचा, ये अपने आप मैच होना चाहिए। देख लेते हैं सर। 12 और 8 20, और 2 80 3 लाख, जमा 7,50,000, जमा 4,50,000। लो जी, मिल गया। मतलब मिलना ही था कि सर इतना आसान क्वेश्चन था, मिलता कैसे नहीं। 15 लाख रुपए लो। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि वेंडर कंपनी का ट्रीटमेंट तो एकदम सरल है, उसमें तो एएस 14 भी नहीं लगता। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17, जेआर मोंगा, पेज नंबर है 11.70। Now the question is, Jindal Usha Limited agreed to acquire business of Ankur Limited। और बैलेंस शीट में देखिए, हमें प्रेफरेंस कैपिटल भी दी है, इक्विटी कैपिटल भी दी है, ठीक है। और वहां पर हमारे को प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दिए हैं, ठीक। हमें पहले यह ध्यान रखना है कि जब बुक्स क्लोज करेंगे तो रिलेशन में क्या जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या जाएगा।
तो बेटे मेरे साथ साथ फटाफट सभी बच्चे अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। एक तो हम लोग अपना रिलेशन अकाउंट बनाएंगे। और फिर उसके बाद हम बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट। उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट। और उसके बाद एक बनाएंगे परचेजिंग कंपनी का अकाउंट। एक बनाएंगे बैंक अकाउंट। और एक बनाएंगे शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। तो हमारे पास शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी का भी अकाउंट बनेगा और एक और अकाउंट बनेगा। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे। मैंने छोटे छोटे अगले पेज पे ये 4 अकाउंट बनाए हैं। अभी मैं इसमें से किसी का भी नाम नहीं लिखूंगा, जैसे जैसे ये बनते जाएंगे वैसे वैसे नाम लिखूंगा, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सर हाँ जी, तो सर सबसे पहले आप जो हमारे मेन जो अकाउंट्स होते हैं पहले उनके तो हम नाम लिख सकते हैं। हमारे मेन अकाउंट होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो हमेशा बनेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये तो हमेशा बनेंगे। अब बैलेंस शीट में से एसेट साइड से सबसे पहले हम सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स में लैंड। लैंड है 15 लाख, प्लांट 7.5 लाख। आप चाहें तो ये अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक, स्टॉक भी 15 लाख। बैंक, बैंक कितना 375। ओ सर हमने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, हमने बनाना शुरू कर दिया। ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई, पहले पढ़ तो लें। हाँ पहले पढ़ना जरूरी है। आइए जी, पढ़िए जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। कहता है कंसीडरेशन की पेमेंट कैसे होगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ अंकुर लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब उनको पेमेंट होगी एट प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशू ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स इन द जिंदल उषा लिमिटेड। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट हमें बताई गई है, तो यानी कि मैंने नेट पेमेंट मेथड से काम करना शुरू कर दिया। अब काश क्वेश्चन मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी पेमेंट बता दे तो फिर मेरा परचेज क्वेश्चन तो आ जाएगा। फिर लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अलॉटेड 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड आर टू बी पेड ₹3 इन कैश अगेंस्ट एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। ओ equity shareholders are to be allotted 6 equity shares of 10 each at 10% premium and ₹3 पर शेयर कैश, और ये सब 5 शेयर्स के अगेंस्ट होगा। ठीक है जी। फिर डिवेंचर होल्डर्स ऑफ अंकुर लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय जिंदल लिमिटेड। ये पॉइंट मेरे काम का नहीं है, ठीक है, ये परचेजिंग कंपनी के काम का है। वाइल अराइविंग एट एग्रीड कंसिडरेशन, ये जो पॉइंट 1-2 की पेमेंट दी गई है इसके लिए डायरेक्टर्स ऑफ जिंदल उषा लिमिटेड ने लैंड की वैल्यू इतनी लगाई थी, स्टॉक की वैल्यू इतनी लगाई थी, डेटर्स बुक वैल्यू पर लिए थे, सब्जेक्ट टू 5% डाउटफुल डेट्स,
और डेटर ऑफ अंकुर लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू फ्रॉम जिंदल उषा लिमिटेड। अब बेटे मुझे एसेट्स की वैल्यू दी है, लेकिन मैं नेट एसेट मेथड लगाऊंगा नहीं, मैं लगाऊंगा नेट पेमेंट मेथड, क्योंकि पेमेंट फाइनली मुझे दे रखी है। नेट एसेट से निकालने में कहीं कुछ और आ गया तो टेंशन ही क्यों लूं, निकालो ही मत, सबसे पहले नेट पेमेंट मेथड से काम करना है। फिर इट वॉज एग्रीड दैट बिफोर एक्विजिशन अंकुर लिमिटेड विल पे डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इक्विटी शेयर्स। ओहो, ये बात मेरे काम की है कि 20% का इक्विटी का डिविडेंड देना है, और ये काम मुझे एमलगमेशन से पहले करना है। फिर लिखा है द प्रेफरेंस डिविडेंड हैड ऑलरेडी बीन पेड बिफोर एक्विजिशन। इसका मतलब प्रेफरेंस कैपिटल है, लेकिन उसका डिविडेंड दिया जा चुका है, उसको भूल जाइए। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अंकुर लिमिटेड, यही काम हम लोग कर रहे हैं। तो एक मेरे काम का था, डिविडेंड का काम मुझे करना था। अब सर जरा ये बताइए, अंकुर लिमिटेड डिविडेंड पे करेगी, तो जरा मुझे बताओ डिविडेंड की पेमेंट की एंट्री क्या होगी। डिविडेंड पेमेंट की एंट्री होगी, मेरे रिजर्व्स या मेरे प्रॉफिट्स डेबिट होंगे और मेरा बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और ये डिविडेंड 15 लाख की कैपिटल का 20% होगा। 15 लाख की कैपिटल का 20% डिविडेंड था, ये बन गया कितना, 3 लाख रुपए। इसका मतलब रिजर्व भी 3 लाख से कम कर देना और बैंक को भी 3 लाख रुपए से कम कर देना, और फिर अपना एमलगमेशन का प्रोसेस करना। इसका मतलब यह है, ठीक है जी। तो इसीलिए ये जो अब मैं बैंक का बैलेंस लूंगा, ये 3,75,000 में से 3 लाख का डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा वो लूंगा। और पोजीशन इज वेरी सिंपल, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एमलगमेशन करने से पहले डिविडेंड दे देना। तो इसका मतलब अंकुर लिमिटेड ने डिविडेंड दिया, उसके बाद जो पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंगली हम एमलगमेशन में काम कर रहे हैं। सर डेटर्स कितने, 262,500। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये नुकसान है और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 27,500 रुपए, ये भी यहां जाएगा। ठीक, हमने सारी डेबिट साइड ट्रांसफर कर दी, इसका टोटल निकालना बाकी है, वो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 15 लाख जमा फिर 15 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 75,000 और प्लस 2,62,500, तो ये आता है 40,87,500। अच्छा, उसके बाद प्रेफरेंस कैपिटल है, तो ये यहां पर आएगी बाय 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7,50,000। यहां आएगा बाय इक्विटी कैपिटल 15 लाख। यहां पर आएंगे बाय रिजर्व्स। अब रिजर्व्स में याद रखना है कि 3,75,000 के रिजर्व थे, लेकिन डिविडेंड की पहले पेमेंट हुई होगी, उसके बाद ये काम हो रहे हैं, तो ये 75,000। उसके बाद डिबेंचर 7.5 लाख, क्रेडिटर्स 11,25,000 बाय डिबेंचर्स और बाय क्रेडिटर्स। डिबेंचर 7,50,000, क्रेडिटर्स 11,25,000।
अब मैंने पूरी की पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफर कर दी है। अब हम अपना काम करना शुरू करेंगे। अब याद कीजिए, सबसे पहले परचेज कंसीडरेशन के लिए हम परचेजिंग कंपनी से हिसाब मांगेंगे। तो यहां लिखेंगे बाय जिंदल उषा लिमिटेड, परचेज कंसीडरेशन 12,50,000। और हम अपने पास यहां पर अब अकाउंट का नाम डाल रहे हैं जिंदल उषा लिमिटेड, और यहां डाल देंगे टू रियलाइजेशन 12,50,000। ठीक। अच्छा जी, अब सर इसका परचेज कंसीडरेशन भी लेना है। ये परचेज कंसीडरेशन ना पुराने वाले क्वेश्चन का है, इसको भूल जाना। अच्छा सर, आपने तो यही लिख दिया। ओहो, मैंने भी गलत लिख दिया। चलो पहले परचेज कंसीडरेशन तो निकाल लें। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। तो जिंदल उषा ने कहा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पॉइंट नंबर 1 में प्रेफरेंस शेयर्स ही देंगे, लेकिन 10% एक्स्ट्रा देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 15% प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। और उनके पास कितने शेयर थे? 75,000 शेयर थे पुराने। इन्हें 10 रुपए के शेयर के बदले में 1 रुपया प्रीमियम, मतलब 11 रुपए पर मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल हो गया 8,25,000 रुपए। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, इन्हें मिलेंगे 6 शेयर। 1,50,000 पुराने शेयर थे, इन्हें 6 शेयर मिलेंगे 5 शेयर के बदले में। और इन्हें भी 10 रुपए का शेयर 11 रुपए पर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 में देख लीजिए, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 इंटू में 11, 19,80,000। और प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश भी मिलेगा, 3 रुपए कैश। तो 1,50,000 शेयर थे, तो इन्हें हर 5 शेयर के बदले में 3 रुपए का कैश भी मिलेगा। तो ये कितना हो गया? 1,50,000, 90,000 सॉरी। ये बन गया 28,95,000। ठीक है जी, 28,95,000। तो ये हमने गलत लिख दिया था, इसे ठीक कर लेते हैं। 28,95,000। सर वहां भी ठीक करना है, बिल्कुल ठीक, यहां भी ठीक करना है। 28,95,000। अब इसके बदले में हमें कंपनी दे रही है अपने प्रेफरेंस शेयर्स इन जिंदल उषा लिमिटेड। हमें इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं इन जिंदल उषा लिमिटेड, और हमें बैंक मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं 8,25,000 रुपए के, इक्विटी शेयर मिल रहे हैं 19,80,000 रुपए के, और बैंक मिल रहा है 90,000। अब इसका अकाउंट खोला हमने, प्रेफरेंस शेयर्स इन जिंदल उषा लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन जिंदल उषा लिमिटेड और बैंक। इसकी एंट्री यहां ट्रांसफर करेंगे। तो टू जिंदल उषा लिमिटेड 8,25, टू जिंदल उषा 19,80,000, और यहां पर भी टू जिंदल उषा
90,000। अब ये बेटे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देना है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देना है, और ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मिला है, ये भी उन्हें दे देना है। तो ये हमने दे दिया 825, ये दे दिया 1980 और ये दे दिया 90,000। आइए इन तीनों की अभी एंट्री करनी बाकी है, सेकंड एंट्री। आइए यहां पर हमें मिला था 2 इक्विटी शेयर्स इन जिंदल उषा 1980, बैंक 90,000, और यहां मिला था प्रेफरेंस शेयर्स इन जिंदल उषा लिमिटेड 8,25,000। सबसे पहले प्रेफरेंस को क्लोज करना है। प्रेफरेंस में देखो डिफरेंस आ रहा है, यही हम पिछली बार आपको बता रहे थे कि पहले प्रेफरेंस को क्लोज करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस आ गया तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, बैलेंसिंग फिगर आई हमारी 75,000। अब ये यहां लेके आओ, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 75,000। अब सर क्वेश्चन में क्या रियलाइजेशन का खर्चा नहीं है? इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन का खर्चा दिया नहीं है, तो यानी ये अकाउंट मेरा कंप्लीट है। अब इसमें हमें देखना है कि हमें क्या प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। तो 7,50,000, 11,25,000 जमा 28,95,000, ये ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो 47,70,000 माइनस 40,87,500 और माइनस 75,000, 6,07,500 रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो यहां आएगा 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर 6,07,500। यहां पर आ जाएगी बाय रियलाइजेशन 6,07,500, फिर इसे टोटल कर देंगे। अब ये वही दोनों साइड मैच हो जाएंगी, तो फिर तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। 21,82,500 और वहां 85,000 प्लस 27,500 जमा 19,80,000 जमा 90,000, 21,82,500, ये बिल्कुल ठीक आ गया। सर अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो अब हम ऐसा करेंगे और कुछ नहीं करवाएंगे, आप छोड़ देंगे आपको। हालांकि एक छोटा सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 19, ये आप होमवर्क में बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये होमवर्क में जाएगा क्वेश्चन। ये इसमें सिर्फ आपने वेंडर कंपनी के बुक्स बनाने, और वेंडर कंपनी हमारे पास ना एक्स लिमिटेड है। इसमें कोई सिंपल सी बात है, यहां लिखा है ऑन द अबव मेंशन डेट एक्स लिमिटेड मर्ज्ड विद वाई लिमिटेड। तो इसका मतलब एक्स वाई में समा रही है, तो एक्स वेंडर कंपनी हो गई। वाई कंपनी 2500 इक्विटी शेयर दे रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और 10,000 इक्विटी शेयर दे रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये मेरा पीसी आ गया। फिर वाई लिमिटेड ने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया, ये मेरे काम का नहीं है। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ये परचेजिंग कंपनी दे रही है, तो ये वेंडर कंपनी की बुक्स में इसका कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क जाएगा।
और आज इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पहले परचेजिंग कंपनी की बुक्स आपको सिखाएंगे, फिर ये सारी बातें आपके साथ करेंगे। चलिए इतना ही आज। होमवर्क तो लिख दें, वरना आप होमवर्क करोगे नहीं। होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 19 एक्स कंपनी की बुक्स को क्लोज करना है, दैट्स इट।